क्वेश्चन दे के एंड किया था, एक्चुअली 2 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था स्टमक का और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था इंटेस्टाइन का। ठीक है, कि कौन सी ड्रग बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होगी स्टमक में और इंटेस्टाइन में। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, तो आओ इसे डिस्कस करते हैं। स्टमक की बात करें तो हमने 3 क्वालिटीज़ देखी थी किसी भी ड्रग को एब्जॉर्ब होने की। पहला कि वो फैट सॉल्युबल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मीडियम देखेंगे। अब वो मीडियम डिपेंड करता है कि एसिडिक चाहिए कि बेसिक चाहिए। अब क्योंकि हमने बात की है स्टमक की, तो स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। HCl को क्या है, एसिडिक है। तो मीडियम हम कैसा लेंगे, एसिडिक मीडियम वाला लेंगे। ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट होता है और वो तो HCl है हमारा, और वहीं पे उसको डिज़ोल्व होना है। तो एसिडिक होना चाहिए, फैट सॉल्युबल होना चाहिए। तो ऑप्शंस में देखो, फैट सॉल्युबल, एसिडिक और साथ में नॉन आयोनाइज्ड। हमने एक और बात की थी, अगर आयंस बन जाएंगे तो फिर वो क्या है, एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो मोर एब्जॉर्प्शन इन स्टमक कहाँ आपको देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन में। तो राइट आंसर होगा फैट सॉल्युबल, एसिडिक, नॉन आयोनाइज्ड। ठीक है, बात करें इंटेस्टाइन की तो फैट सॉल्युबल तो देखो दोनों का ही कॉमन है कि फैट सॉल्युबल तो होगा ही होगा, और दूसरा क्या होगा, नॉन आयोनाइज्ड। नॉन आयोनाइज्ड होना चाहिए और दूसरा फैट सॉल्युबल, ये तो दोनों में कॉमन है। लेकिन एक चीज़ बदलेगी, डेट इज़ मीडियम। मीडियम क्या होगा, मीडियम होगा बेसिक। ठीक है, क्योंकि कहाँ एब्जॉर्प्शन होना है, इंटेस्टाइन में होना है, और इंटेस्टाइन में एसिडिक नहीं बेसिक मीडियम होता है। इसीलिए ड्रग की 3 क्वालिटीज़ देखनी है हमें कि वो फैट सॉल्युबल हो, साथ में बेसिक मीडियम हो और साथ में नॉन आयोनाइज्ड हो। तो ये थे लास्ट क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं AD एब्जॉर्प्शन की बात कर ली। डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने बता दिया था कि भाई वो लीवर से पास होके चली गई वेना कवा में, और फिर उसके बाद उसको सप्लाई दे दिया गया जहाँ पे भी उसका टारगेट ऑर्गन था। ठीक है, पहुँच गई वहाँ पे। तो ब्लड से जब जैसे ही वो ऑर्गन में पहुँची, उसी को हमने क्या बोल दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया था। उसके बाद क्या आता है, फार्माकोडायनेमिक्स काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स काम करना शुरू कर देगा, जिसमें आ जाएगा हमारा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म क्या है, ये एक प्रोसेस है इन विच लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल। ठीक है, क्या मैंने बोला, लिपिड सॉल्युबल कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो जो लिपिड सॉल्युबल है वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होता है। उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। पहले वो फैट था, अब उसको क्या बना दिया है, वाटर बना दिया है। चेंज है कि नहीं है, बहुत चेंज है। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन अमाउंट इन एटमॉस्फेयर, किडनी, अच्छा एक मिनट, अब ये क्यों है वो बात करते हैं। तो देखो, किडनी है, किडनी ने क्या किया, कमांड दिया। अब यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में कम हो गया है, तो किडनी ने कमांड दिया किसको, बोन मैरो को बोला है कि भाई अब तुम अपना RBC का प्रोडक्शन बढ़ा दो। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करता है ना किडनी, तो इसीलिए जो हिली स्टेशन पे पीपल होते हैं ना, उनकी स्किन रेडिश कलर की आपको देखने को मिलेगी। उसके पीछे का रीज़न ये है कि RBC का प्रोडक्शन उनकी बॉडी ज़्यादा कर देती है। हालांकि उनकी RBC जहाँ 4 ले जाना है वहाँ 3 ऑक्सीजन लेके जा रही है, 1 की तो अभी भी कमी है। बॉडी को ये चीज़ पता ही नहीं है। बॉडी को क्या लग रहा है कि हाँ भाई खून की कमी है, जिसकी वजह से RBC की कमी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो वो क्या करता है, किडनी देगा कमांड किसको, बोन मैरो को। बोन मैरो क्या कर देता है, RBC का प्रोडक्शन इंक्रीज करवा देता है। इसीलिए उनके उसमें आपको ज़्यादा खून देखने को मिलेगा हिल स्टेशन में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन कम है। अब बॉडी को ये बात नहीं पता है कि भाई वातावरण में ही ऑक्सीजन कम है। अगर वातावरण में 20 है और हमें कितनी चाहिए, हमें भी 20 चाहिए, पर आप पूरी 20 ले थोड़ी लोगे इन्वायरमेंट से, आपकी बॉडी में आ रही है वो 10-10 करके। ठीक है, अब आप यहाँ पे हो अभी नॉर्मल प्लेन रीजन में, सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन है, ऊपर जा रहे हो 10 हो गई फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब बॉडी को चाहिए 20, तो अब आप 10 से 20 कैसे बनाओगे, 10 ही तो बॉडी में जाएगी आपके, 10 से 10 ही जा रही है। तो
एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन की कमी की वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन बॉडी इंक्रीज कर देती है कि भाई जल्दी जल्दी से ऑक्सीजन भेजो। सब्सटेंस दोज डजंट मेटाबॉलाइज नेवर गेट आउट फ्रॉम बॉडी, जिनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता वो कभी भी बॉडी से आउट नहीं जाते हैं। ये चीज़ याद रखना है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, हीम और ग्लोबिन बनेगा। हीम क्या है, एक कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, एंड ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज ये एक एंजाइम है जो कि क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट करता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन में। तो जो भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसको क्या कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका क्या है, अब ये आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ गया, लीवर के पास गया, लीवर में कौन लेके जाएगा, एल्बुमिन लेके जाएगा। अब ये अकेले नहीं जा सकता, हीम जो है, हीम ने क्या बनाया, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाया। अब ये लीवर के पास भेज दिया जाएगा, लेकिन लेके कौन जाएगा, एल्बुमिन लेके जाएगा, क्योंकि इसको रास्ता नहीं पता। ये बोलता है एल्बुमिन के पास आके कि भाई मुझे लीवर के पास जाना है और मुझे रास्ता नहीं पता, तो ये एल्बुमिन क्या करेगा, इसको लेके जाएगा। तो अब ये लीवर के पास आ गया, अब लीवर के पास आ गया, अब ये कहेगा कि भाई लीवर कहेगा मैं तुम्हें इस फॉर्म में तो नहीं जाने दूंगा, अनकंजुगेटेड फॉर्म में। तो उसके लिए ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आता है, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। ये आता है, क्या बोलते हैं कि ठीक है मैं हेल्प करूँगा इसकी, अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में बना दूंगा मैं। फिर लिवर कहता है कि ठीक है, अगर कंजुगेटेड फॉर्म में बना दिया तो फिर मैं इसको पास कर दूंगा और आगे इसको फर्दर बाहर निकाल दूंगा। तो इसने क्या किया, बिलिरुबिन का पूरा नक्शा बदल दिया। लीवर भी खुश और बिलिरुबिन भी खुश कि भाई अब मेरे को यहाँ से जाने को मिलेगा। तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन अब बन तो चुका है, अब उसके बाद अब क्या करता है, लीवर बाइल को रिलीज़ करता है और बोलता है बाइल को कि जाओ भाई बिलिरुबिन को इंटेस्टाइन में आराम से छोड़ के आ जाओ। तो इंटेस्टाइन में जाने के लिए भी उसको बहुत सारी मुश्किलें पार करनी है, उसको रास्ता नहीं पता है। लीवर ने किसको काम दे दिया है, बाइल को दे दिया है। तो अभी क्या करेगा, बाइल और बिलिरुबिन, ठीक है, दोनों साथ में आ जाएंगे कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। अब दोनों गॉल ब्लैडर में आ गए हैं, उसके बाद गॉल ब्लैडर से जाएंगे पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज क्या करेगा, सीसीके एंजाइम के थ्रू, सीसीके एंजाइम भी जा रहा है, वो कहता है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ इंटेस्टाइन में। उसके बाद ये सारे आ जाएंगे। सीसीके का जो काम है वो अपना काम करेगा, ठीक है। फैट प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, वॉल को इरिटेट करता है इंटेस्टाइन की, रिलीज़ करेगा सीसीके। हाँ, और बाइल क्या है अपना, ये हमारा बाइल आ गया, बाइल अपने रास्ते ऊपर जा रहा है और बिलिरुबिन नीचे जा रहा है। नीचे क्या है, थ्रू इंटेस्टाइन रेक्टम से आउट हो जाएगा। कुछ अमाउंट यूरिन से भी आउट होता है बाइल का, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पैनक्रियाज है, सुंदर से पैनक्रियाज। यहाँ पे क्या है हमारा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो इस स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से एंट्री मिलेगी इन्हें, और इन्हें लेके कौन आ रहा है, सीसी के एंजाइम आ रहा है। आपने खाना खाया, फैट आया, ठीक है, बाइल क्या करने आ रहा है, फूड जो भी खाने में फैट है उसको क्या करेगा, बाइल कवर कर देगा आगे फैट को, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन डाइजेशन हो सके, ठीक है। तो जो बाइल है वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है किसके, ये जो फूड है, ये फूड है ना इसके। उसके बाद ये भी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हुए रेक्टम्स के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये था हमारा आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ, तो कैसे बिलिरुबिन बना, तो वो कैसे बॉडी से आउट जा रहा है, उसकी कहानी थी ये। तो ठीक है कि ओपन ड्यू टू सीसी के एंजाइम होगा तभी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। तो फैट आया इंटेस्टाइन में, एक्टिवेट हुआ सीसीके से, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई खुल गए, बाइल जूस और कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ पे आ गए, इंटेस्टाइन में आ गए। बाइल अपना काम करने चला गया, उसका काम क्या था, फूड का डाइजेशन करना, ये अपना काम करने चला गया, और ये बोलता है थैंक यू बोल के ये रेक्टम के थ्रू बाहर चला जाता है, क्योंकि इस बिलिरुबिन को बॉडी से बाहर ही जाना था, ठीक है। तो ये तो थी हमारी बिलिरुबिन की कहानी। लेकिन जब ये बिलिरुबिन बॉडी से बाहर नहीं जा पाता है और बॉडी में इकट्ठा होने लग जाता है, तब एक बहुत ही बेकार सी बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस दो तरीके से हो सकती है। अगर आपका लीवर ख़राब है
तो वो अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में बनाएगा ही नहीं, तो वो अनकंजुगेटेड कहाँ, लीवर में इकट्ठा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा। या तो फिर ये हो जाए कि अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड तो बना दिया, अब वो कंजुगेटेड ही है, बाहर नहीं जा रहा है, तब भी जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अनकंजुगेटेड हो या कंजुगेटेड हो, जॉन्डिस आपको दोनों के केस में देखने को मिलेगा, अगर उनका एक्सक्रीशन नहीं होता है बॉडी से। एक्सक्रीशन हो गया तो क्यों, किस बात का जॉन्डिस है ना, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है तभी तो जॉन्डिस देखने को मिलेगा। तो बिलिरुबिन यूरिन और स्टूल के रास्ते होते हुए अपना बाहर आउट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी टाइम डिपेंड्स ऑन एंजाइम। तो जो आपने मेटाबॉलिज्म अभी देखा वो किस पे डिपेंड हो रहा था, आपने देखा ना कि वो एंजाइम पे हो रहा था, एंजाइम ही आके हेल्प कर रहे हैं। सीसी के भैया ने हेल्प की बिलिरुबिन को निकालने में, पेनक्रियास से स्फिंक्टर ऑफ ओडाई खुल गया है ना, लीवर से भी कौन लेके आ रहा था, बाइल साथ में आ रहा था। उसके बाद अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में भी पहला बदला गया था। तो ये सब चीज़ें हमने देखी इसमें। उसके बाद कुछ तो होते हैं एंजाइम इंड्यूसर और कुछ होते हैं एक्टिवेटर। ठीक है, तो इनहिबिटर सॉरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंड्यूसर्स के बारे में, कौन होते हैं ये। दीज ड्रग्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अदर ड्रग एंजाइम, हैंस एक्टिविटी टाइम डिक्रीज। तो जो एंजाइम इंड्यूसर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि इंक्रीज करती हैं एक्टिविटी ऑफ अदर ड्रग, यानी कि आप अगर इसको उसके साथ खाओगे ना तो उस ड्रग का एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो वो होते हैं इंड्यूसर, जैसे कि GPRS याद रख लो, GPRS सेल फोन, ये न्यूमोनिक से ट्रिक है याद करने की। तो इसे याद कर लो कि जो भाई हमारा ग्रेसियोफुल्विन, फिनेटोइन, रिफाम्पिसिन, स्मोकिंग, CBZ, फिनोबार्बिटोन, ये सारे क्या है, हमारे एंजाइम इंड्यूसर हैं। यानी कि दीज ड्रग्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अदर ड्रग, ये ड्रग क्या करते हैं, दूसरे ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं और खुद की डिक्रीज कर लेते हैं, है ना। तो जैसे कि रिफाम्पिसिन है, फॉर एग्जांपल रिफाम्पिसिन और आईपिल, ठीक है, OCP जिसे बोलते हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड डोज होता है बेसिकली। अगर आप रिफाम्पिसिन और आईपिल दोनों साथ में खा रहे हो, तो इस रिफाम्पिसिन ने क्या किया, ये जो इस आईपिल को 72 घंटे लगने वाले थे, 72 आवर्स लगने वाले थे, इस रिफाम्पिसिन इसने साथ में खा लिया, तो अब इसको कितने 48 आवर्स लगेंगे। यानी कि इसने क्या किया, दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये जितनी भी ड्रग हैं ये क्या करेंगी, दूसरों की यानी अदर ड्रग्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, तो ये एक्स क्या है, एंजाइम है, पर ऑफ कोर्स पर्टिकुलर एक एंजाइम के उसमें ही सारा कुछ होगा। तो कोई भी एक एंजाइम होगा यहाँ पे। अब इसने क्या किया, रिफाम्पिसिन ये दोनों कंजप्शन किया, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिविटी जो थी 72 आवर्स की थी, अब वो टाइम कम कर दिया इसने। ठीक है, टाइम कम कर दिया और एक्टिविटी इंक्रीज कर दी एंजाइम की। इसीलिए नेवर एडमिनिस्टर OCP विद रिफाम्पिसिन बिकॉज इट इज़ ड्रग इंड्यूसर, क्योंकि ये एक ड्रग इंड्यूसर है। उसके बाद PCM 500 mg, ठीक है, एक्स एक्टिविटी थी 6 आवर्स लगना था, इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 4 आवर। ऐसे ही अब होते हैं एंजाइम इनहिबिटर। तो एक्टिविटी किसकी इंक्रीज हुई है, एंजाइम की हुई है, ये याद रखना। ठीक है, टाइम घट गया है, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, और जो इस नॉर्मल एक्टिविटी है वो उससे डिक्रीज हो गई है। तो हमें तो भाई नॉर्मल एक्टिविटी चाहिए, हमें ऐसा सच कोई तोप नहीं बनाना।